हेलो बच्चे लोग। आज का पूरा लेक्चर रहेगा डेनियल सेल के बारे में और मेरा वादा है आपसे, आप पूरा देखिए। निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। डेनियल सेल, देखिए डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है या गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है। डेनियल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस सेल को बनाया, इसलिए इसको कहा जाता है डेनियल सेल। तो इस सेल में वो जो दो अर्ध सेल बनाए थे, उसमें से एक था जिंक हाफ सेल और दूसरा था कॉपर हाफ सेल। और जिंक अर्ध सेल की एक टेंडेंसी ये होती है कि जब जिंक रॉड को, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, उससे जब उसी के जिंक सल्फेट विलयन में डुबो देते हैं तो इनके रॉड में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है, उनकी ये प्रवृत्ति होती है, उनकी ये इच्छा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग दें और आयन के रूप में इस विलयन में चले जाएं, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस तरफ के सेल को हम कहते हैं एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहा जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इलेक्ट्रोड से जिंक घुल घुल करके इस विलयन में आने लगता है आयन की फॉर्म में। और इस अर्ध सेल की टेंडेंसी होती है कि कॉपर के आयन जो इस विलयन में है, उस विलयन की कॉपर को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन को खा करके कॉपर उदासीन परमाणु में बदल जाएं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड में जाकर के वो चिपक जाएं। तो इनकी इस टेंडेंसी को, इस प्रवृत्ति को, इस गुण को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन होना कहते हैं। तो इसलिए इस हाफ सेल को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अर्थात इस पूरे सेल में एक तरफ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दूसरी तरफ अपचयन की क्रिया होती है, और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं एक कनेक्टिंग वायर से तो वह एक कंप्लीट सेल बनता है। जब हम इसे कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं या वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? सेल का विभव बताता है, कुल विभवांतर कितना है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विभवांतर बताने के साथ साथ धारा का दिशा भी दिखाता है। धारा विक्षेप की दिशा, किस ओर धारा बह रहा है, ये भी दिखाता है। इसलिए हम इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, ये जिंक अर्ध सेल है और ये कॉपर का अर्ध सेल है। और हम आपको पहले से एक ट्रिक बता चुके हैं कि किसी पेपर पर या बोर्ड पर या कागज पर जब भी हम विद्युत रासायनिक सेल को लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखा जाता है और उसमें होने वाली सारी अभिक्रिया को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में अपचयन अर्ध सेल को लिखते हैं और उसके अभिक्रिया को लिखते हैं। और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वह एनोड होता है। आपको याद कराया जा चुका है, ट्रिक दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। ये हमारा एनोड है और इस पर ऋणावेश होता है, ये बैटरी का ऋण सिरा कहलाता है। और ये कैथोड है, कैथोड का धन सिरा कहलाता है। अब इसको ऋण सिरा या ये ऋणावेशित सिरा क्यों बनता है? क्योंकि अभी हम आपको समझा देते हैं कि क्यों इसको ऋणावेशित सिरा कहते हैं। यहाँ पर जितने भी जिंक की परमाणु हैं उनकी यह टेंडेंसी है
कि वह इस विद्युत अपघट्य विलयन में जाए और वो भी आयन के फॉर्म में घूमे, तैरे, मस्ती करे। तो इस विलयन में जाने के लिए है कि उनको अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आना है आयन के फॉर्म में। तो इस पर सारा इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए रहने की वजह से यहाँ पर यह इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है, यह इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऋण इलेक्ट्रोड और उसका नाम दे दिया गया है एनोड। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड हो गया। और यहाँ पर ये इस तरह से जिंक जो है वो जिंक Zn2+ के फॉर्म में घुल घुल करके इस विलयन में आने लगते हैं। सामान्य शब्दों में हम कहेंगे तो ये घुल रहा है। यह जिंक का राड घुल घुल करके पतला हो जाएगा कुछ देर बाद। हम आगे देखेंगे, पूरी प्रक्रिया बहुत डिटेल में समझेंगे, आराम से, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये जिंक आयन इसमें आने लगते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़ देते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जिंक जो सॉलिड है वह जिंक आयन के फॉर्म में बदल रहा है और वह एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि जिंक सल्फेट के विलयन उसमें जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ा और वह जिंक आयन के रूप में विलयन में मस्त करने के लिए, घूमने के लिए चला गया। इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यह अभिक्रिया इस पर चलने लगता है। अब अभी हम फिलहाल इसको हम नहीं जोड़े हैं, मान के चलिए, कनेक्ट नहीं किए हैं। अब दूसरी टेंडेंसी इधर क्या है उसको देख लेते हैं। इस कॉपर हाफ शेल में जो कॉपर के आयन इस विलयन में, कॉपर सल्फेट का ये जली विलयन है, तो कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन इसमें मिलेंगे, सल्फेट के ऋण आयन इसमें है। यहाँ पर कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन इसमें भी। तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि विलयन में जितने भी कॉपर के आयन होते हैं वो उनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके वो अपचयित होना चाहती है। अब तैर तैर के थक चुके हैं, आराम करना चाहते हैं, तो ये अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इसमें जाकर के आराम करते हैं। चूंकि प्रत्येक मेटल के पृष्ठ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सारे के सारे कॉपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जाकर के इसमें चिपक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना माने जाकर के चिपक जाना। यह जो रॉड है वो धनावेशित हो जाता है। यह जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड, वह धनावेशित हो जाता है। उसके सारे इलेक्ट्रॉन इन कॉपर के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो यह इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है। इसीलिए कैथोड को धन सिरा या धन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं कनेक्टिंग वायर से, तो यह इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से चलते हुए इधर आने लगते हैं। ऑक्सीकरण हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रोड पर पड़े हैं, अब इसको जब एक तार के थ्रू जोड़ देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होने लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर बहने लगते हैं। और चूंकि यहाँ पर कॉपर के ढेर सारे आयन हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं और इनके कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस तरह से उनमें रिडक्शन की क्रिया होने लगती है। कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और कॉपर सॉलिड में बदल जाते हैं, उदासीन परमाणु में, और सारे कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके इसमें जाकर के चिपकने लगते हैं इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रॉन सब उधर ट्रांसफर होने लगता है, तो इसमें से इस ऋण चिन्ह को हम हटा देते हैं।
यहाँ से भी हम धन चिन्ह को हटा दे रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ रहे हैं वो तुरंत यहाँ से इधर की ओर ट्रांसफर हो जा रहे हैं और यहाँ पर कॉपर आयन उसे एब्जॉर्ब करके कॉपर परमाणु में बदल जा रहे हैं। यह प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और हम जानते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहता है। तो चूंकि यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है या इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, हम एक बैटरी को जब देखेंगे तो हम ये देख तो नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ रहा है। हम यहाँ थ्योरेटिकली इसको बोल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली इसको बोल रहे हैं। तो यह एक बैटरी होता है, यहाँ से पूरा बंद रहता है, यहाँ से हम पूरा ये बंद रहता है ऐसे करके। जो भी हम बैटरी लिखते हैं उसमें सिर्फ दो पोल निकला रहता है, एक में धन सिरा लिखाया रहता है, दूसरे में ऋण चिन्ह लिखाया रहता है। उसके भीतर ये सारा सेटअप बना रहता है। तो भीतर में क्या हो रहा है इसको तो हम देख नहीं पाएंगे। तो हम कैसे में जान रहे हैं कि भाई किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर जिसको विक्षेप मापी कहा जाता है, इस पर ऐसा एक एरो चिन्ह लगा रहता है, वो हमको इस दिशा में जाता हुआ बताता है, करंट की दिशा दिखाता है। वो धारा इधर से इधर बह रहा है, ऐसा ये है, इधर धारा बहती है। तो विक्षेप मापी या गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलता है कि धारा बाहरी परिपथ में कॉपर वाले कैथोड इलेक्ट्रोड से बहते हुए जिंक वाले एनोड सिरा की ओर धारा ऐसा बह रहा है। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में धारा इधर से इधर बहता है और उसके भीतर में इधर से इधर बहता है, एनोड से कैथोड की ओर, और यह बल्ब जो है जलने लगता है। इसको इसीलिए लगाया गया है ताकि हमको पता चले कि अब करंट फ्लो होने लगा है और कितना वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में वो भी दिखाता है, या अलग से एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं ताकि सेल का विभवांतर या सेल विभव हमको पता चल सके। तो ये सेटअप अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है, लेकिन यह प्रक्रिया चल रहा है और थोड़ी देर बाद यह प्रक्रिया रुक जाता है, बल्ब का जलना बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन को। जैसे ही इसको जोड़ते हैं बल्ब जलने लगता है। और यह विक्षेप मापी गैल्वेनोमीटर बताता है धारा इधर से इधर बह रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कॉपर की ओर आ रहे हैं, और हम फिर इसको समझते हैं कि भाई जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जिंक आयन में बदल रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉन आते ही सारे कॉपर उसको दौड़ पड़ रहे हैं खाने के लिए, और निगल करके खा करके यहाँ पर चिपक रहे हैं, और यह प्रक्रिया चल रही है। तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह से हम लोग देखते हैं। एट एनोड हमको देखने को मिलता है जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। एट कैथोड कॉपर के आयन को, जो कॉपर का आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और कॉपर सॉलिड में बदल रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, और इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस टेंडेंसी को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों पोटेंशियल से मिलकर बनता है सेल पोटेंशियल, सेल विभव। तो इसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, वहाँ से निकले और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए। तो हमको उसको यहाँ पर डिलीट करके बताना पड़ेगा। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह से, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स अस जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड।
ये हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है डेनियल सेल के लिए। अब देखिए इसके लिए हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सेल पोटेंशियल निकालने का क्या क्या तरीका है, तो EMF ऑफ सेल लिखेंगे हम लोग। तो सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं 3 सूत्र से। हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इस जिंक की ऑक्सीकरण प्रक्रिया की कुछ प्रवृत्ति है, ऑक्सीकृत होने की कुछ प्रवृत्ति, उसको उसका ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। और कॉपर के अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है उसको उसका अपचयन विभव कहेंगे। तो दोनों विभव को जोड़ देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, माने जिंक के ऑक्सीकरण विभव को, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखेंगे ऐसा, धन कॉपर के अपचयन विभव को लिखेंगे ऐसा। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम इस सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या दोनों को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं। और ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको लिख देंगे हम वैसी। और इसको रिडक्शन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसको ऑक्सीडेशन होता हुआ है दिखाएंगे भी, उलट लिखेंगे, कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन में बदल रहा है। या तीसरा हम लिख सकते हैं इसको, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को अपचयन विभव के रूप में लिख करके भी हम सेल विभवांतर निकाल सकते हैं। तो इसका तो अपचयन विभव ऑलरेडी हम इस अपचयन हो ही रहा है, इसको अपचयन के रूप में लिखेंगे तो ये वाला अब नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका ऑक्सीकरण विभव लिखा है, इसको अपचयन के रूप में लिखेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको ऋण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला खुद अपचयन विभव ही है, तो इस अपचयन विभव को ये ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऋण चिन्ह के साथ में अपचयन विभव के रूप में लिखेंगे। तो मैं इस वाले धन को पहले लिख दे रहा हूँ और ऋण वाले को उधर लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा, माइनस करेंगे। इसको अब हम अपचयन के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपचयन होता हुआ दिखाएंगे। तो देखिए जिंक 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक आयन में बदल रहा है। ये 3 फार्मूला से हम डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल या सेल विभवांतर या EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। लेकिन IUPAC ने कहा है कि हमें अब सिर्फ अपचयन विभव को ध्यान में रखना है, अपचयन विभव को देखना है, और अपचयन विभव के आधार पर ही सेल का विभवांतर निकालना है। तो हम यूज करेंगे आज के डेट में ये वाला फार्मूला। निकाल तो तीनों में सकते हैं भाई, ज्ञान बढ़ा के रखने में, समझ के रखने में कोई हर्ज नहीं है। हमें अपना नॉलेज पूरा बढ़ा के रखना है कि एक्चुअल में सेल पोटेंशियल इस तीनों में से किसी एक का यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि आज के समय में IUPAC का ये रूल है, ये रिकमेंडेशन है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही सेल विभवांतर निकालना है। तो सेल विभवांतर निकालने का फिर हमारा ये फार्मूला हो जाता है, इस डेनियल सेल के लिए हो जाएगा हमारा E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे इसको कैथोड, यही कैथोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड वाला या कॉपर ऑफ द सेल कैथोड है, माइनस हम लिख देंगे एनोड। इस फार्मूला से हम निकाल देंगे इस सेल का सेल विभव। और कैथोड का अपचयन विभव और एनोड वाले का अपचयन विभव कहाँ से मिलेगा हमको? नष्ट समीकरण को जाना पड़ेगा। नष्ट समीकरण में आपको बताया गया है पिछला वीडियो में
कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए मानक ऑक्सीकरण विभव कैसे निकालते हैं, और अपचयन अर्ध सेल के लिए नष्ट समीकरण क्या होता है, से अपचयन विभव कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो वहाँ से आप इसको निकालेंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो क्यों ना हम इसके बजाय डायरेक्ट नष्ट समीकरण का यूज कर लें तो भी बनेगा। ये एक ऑप्शन आपको बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए, कुछ ज़्यादा सीखने के लिए बताया जा रहा है कि इस तरह से इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम नष्ट समीकरण के अर्ध सेल का फार्मूला से निकालेंगे, इसके लिए अलग फिर घटाएंगे, और इसके बजाय डायरेक्ट हम नष्ट समीकरण का भी यूज कर सकते हैं, वही ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम इसके लिए नष्ट समीकरण क्या होगा उसको लिखते हैं, फिर आएंगे कि क्या यह सेल में धारा प्रवाह होता रहेगा कि रुक जाएगा। अभी यह सेल इनकम्प्लीट है, याद दिला दूँ मैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं इसके लिए हम नष्ट समीकरण कैसे लिखेंगे। नष्ट इक्वेशन क्या होगा हमारे, ये लिखिए, किसी भी सांद्रण के लिए सेल विभव का मापन करते हैं इसमें, तो ई नॉट ऑफ सेल 2.303 RT बटे 2F लॉग आधार 10 के साथ प्रोडक्ट साइट का कंसंट्रेशन। तो चूंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को 1 माना जाता है, तो इसको हम यहीं से छोड़ दे रहे हैं, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। जिंक आयन का कंसंट्रेशन लिखाएगा इस और बटे करके, इसमें ये जिंक सॉलिड है तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, एक्टिव मास 1 होता है, तो इस लिखाएगा सिर्फ कॉपर आयन कंसंट्रेशन। ये हो जाता है हमारा किसी भी सांद्रता के लिए, किसी भी टेम्परेचर पर डेनियल सेल के सेल विभव का मापन करने के लिए सूत्र नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा। ठीक, अब यदि इसको फिक्स कर दें, टेम्परेचर 298 केल्विन जो जनरली होता है, हमारा रूम टेम्परेचर यही होता है 25 अंश सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तो यहाँ पर 298 केल्विन रख दें, यहाँ पर 8.314 जूल प्रति मोल पर केल्विन को रख देते हैं, और इसके जगह में 96,500 रख देते हैं। तब इस सूत्र में हम कोई भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर यदि 25 डिग्री फिक्स कर देते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर रख देते हैं, तो यहाँ पर इसका मान रखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये NF, ये NF है, 2 नहीं है, ये NF, इसको हम रखते हैं N, सभी का मान रख के कैलकुलेट कर दिए तो इतना आ गया, और लॉग इसके आयन का कंसंट्रेशन और इसके आयन का कंसंट्रेशन। ये फार्मूला बन गया 25 अंश सेंटीग्रेड ताप पर किसी भी दिए हुए सांद्रण के लिए, जिंक सल्फेट का सांद्रण जो भी हो, कॉपर सल्फेट का सांद्रण जो भी हो, यहाँ पर उसको यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह हमको उस डेनियल सेल के लिए उसका विभवांतर निकाल देता है इस सूत्र से। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब जरा वापस हम आते हैं, क्या यह केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा कि कुछ समय बाद रुक जाएगा? 3 वजहों से यह रासायनिक अभिक्रिया कुछ देर के बाद रुक जाएगा। इसकी लिमिटिंग कंडीशन 3 है। नंबर 1, ध्यान दीजिए, यह जो जिंक का इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यह वास्तव में घुल घुल करके विलयन में जिंक आयन के रूप में आ रहा है।
तो कुछ समय बाद यह जिंक का जो रॉड है वह घुल घुल करके खत्म हो जाएगा। तो यदि यह घुल घुल करके रॉड खत्म हो जाता है तब भी हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा और हमारा करंट बहना बंद हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही रुक गया तो फिर रिडक्शन होना संभव नहीं है। तो पहला कंडीशन है, पहले कारण है कि यह रिएक्शन रुक जाएगा जब जिंक का इलेक्ट्रोड घुल करके खत्म हो जाएगा, अर्थात हमको दूसरा जिंक रॉड उसमें डालना पड़ेगा फिर चालू होगा। दूसरा लिमिटिंग कंडीशन क्या है, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जिंक घुल घुल करके इस विलयन में आ रहा है। तो इस विलयन में ऑक्सीकरण अर्ध सेल वाले इस विलयन में जिंक आयन की सांद्रण बढ़ने लगता है, जिंक ज़्यादा होने लगते हैं, जिंक आयन ज़्यादा होने लगते हैं, अर्थात वह विलयन अब धनावेशित होने लगता है। इस विलयन में जिंक आयन की संख्या बढ़ने लगती है तो यह एक धनावेशित विलयन में बदलने लगता है, उदासीन नहीं रह जाता, जो कि सही कंडीशन नहीं है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सारे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इसमें चिपकने लगते हैं तो विलयन में क्या रह जाता है, सिर्फ सल्फेट आयन सब तरफ हमको मिलने लगता है, सब तरफ होता क्या है, सल्फेट आयन। तो यह विलयन भी उदासीन नहीं रह गया, अब ऋणावेशित विलयन बन गया। तो यह धनावेशित विलयन हो गया, यह ऋणावेशित विलयन हो गया। तो इसके धनावेशित विलयन हो जाने की वजह से जब अगला जिंक यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना चाहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये सारे जिंक आयन खींच के रख देंगे, जाने नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा नहीं पाएगा। और दूसरी इधर भी सेम ऐसी अपोजिशन मिलेगा, इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है तो यहाँ पर ढेर सारे सल्फेट आयन हैं जो कि ऋणावेशित हैं, वह विलयन पूरी तरह से ऋणावेशित हो चुका है। आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि वो भी ऋणावेशित है वो इसको आने नहीं देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धकेलेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, दोनों सेल में अपोजिशन कार्य करने लगेगा और यह रेडॉक्स रिएक्शन रुक जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें इसमें एक लवण सेतु लगाया जाता है और उससे पूरी तरह से फिर से सेल रिएक्शन चालू होने लगता है। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर से करंट धारा ऐसा इस दिशा में जा रहा है और इसको हम कॉपर को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हम लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, जो इस तरह से उल्टा यू आकार का होता है। अब इस साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसमें क्या भरे जाते हैं, इसका काम क्या है, ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। एक सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, साल्ट ब्रिज क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो आज हम इतना ही समझ लेते हैं कि इस तरह से जो यह विलयन धनावेशित हो जाता है, जिंक आयन की संख्या बढ़ जाने की वजह से धनावेशित हो जाता है, तो इस विलयन को फिर से न्यूट्रल करने का काम करता है लवण सेतु में उपस्थित केमिकल। और इस विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन के चलते जो ऋणावेशित विलयन हो गया है तो उसमें अधिक होने वाले सल्फेट आयन को फिर से न्यूट्रल करता है और प्रक्रिया फिर से चालू करने में हेल्प करता है यह लवण सेतु। इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें KCl या अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, एक अलग से स्पेशल इसके लिए एक अलग वीडियो में बना के लाने वाला हूँ। अलग क्या होता है, कैसे होता है, एक एक्स्ट्रा और अगला वीडियो इसी पर आने वाला है, डिटेल में बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए कि इस विलयन को उदासीन करने के लिए और इस विलयन को उदासीन करने के लिए लवण सेतु लगा दिया जाता है। इससे सेल पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाता है, सेल का परिपथ पूर्ण होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगते हैं और आयन इधर से इधर मूव करते हुए इसके थ्रू
करंट इसमें बहता है। सेल के बाहर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहता है और सेल के भीतर में एनोड से कैथोड की ओर धारा बहता है। ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरी तरीके से बंद रहता है। कोई भी बैटरी देखते हैं तो ये पैक रहता है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये दो सिरा दिखते रहता है। तो इसमें धन से ऋण सिरा की ओर धारा बहता है सेल के बाहर, और सेल के भीतर में ऋण से धन की ओर अर्थात एनोड से कैथोड की ओर धारा बहता है। तो इस तरह से दूसरी लिमिटिंग कंडीशन का सॉल्यूशन यह है कि लवण सेतु लगा दीजिए ताकि दोनों विलयन न्यूट्रल हो जाए और यह प्रक्रिया चलती रहे। अब तीसरा लिमिटिंग कंडीशन क्या है, इस सूत्र को जरा ध्यान दीजिए, इस सूत्र को ध्यान दीजिए। ये तो फिक्स वैल्यू है, अभी हम देखेंगे। इसका 1.1 आता है, 1.1 वोल्ट होता है। मानक कंडीशन में डेनियल सेल का सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इधर देखिए जरा, जिंक अर्ध सेल में जिंक आयन की सांद्रण बढ़ता है, यहाँ जिंक आयन ढेर सारा आने लगते हैं घुल घुल करके। तो इस टर्म में जिंक अंश में जिंक बढ़ रहा है, और इस अर्ध सेल में कॉपर आयन का सांद्रण कम हो रहा है, क्योंकि सारे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चिपक रहे हैं। तो विलयन में आयन का सांद्रण कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। इसका मतलब कि टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। इस पूरे वैल्यू का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके बढ़ने और इसके कम होने से यह पूरा लाभ वाला टर्म जो है बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने की वजह से ये पूरा वैल्यू इधर वाला नेगेटिव वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाता है। तो इसके बराबर जब ये हो जाता है तो दिस माइनस दिस हो जाता है 0। डेनियल सेल का सेल विभवांतर 0 अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस अब कुछ रहा ही नहीं। तब यहाँ पर करंट बहना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है यहाँ पर। तो इस 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह सेल काम करना बंद कर देगा। इस हम जिंक का रॉड बदलते रहेंगे कंटिन्यूसली, और यहाँ पर लवण सेतु लगा देते हैं, उससे काम चलता रहेगा। और यह इसका भी समाधान इसी में होते रहता है। ये जिंक आयन अधिक हो रहे हैं उसको लवण सेतु आकर के न्यूट्रल करता है। कॉपर आयन जो कमी हो रहा है और सल्फेट आयन जो ज़्यादा हो रहा है, उसके चलते हम इसमें फिर कॉपर सल्फेट विलयन डालते रहते हैं और उसकी कमी को दूर करते रहते हैं, और हमारी प्रक्रिया चलती रहता है। तो ये तो हो गया किसी भी सांद्रता पर डेनियल सेल के लिए सेल विभव निकालने का सूत्र नर्स्ट इक्वेशन से। अब हम जानते हैं कि मानक कंडीशन पर कॉपर अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव निकाल के बताया जा चुका है, सूची में दिया हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और जिंक का मानक अपचयन दे दिया जा चुका है। तो इस दोनों को यदि हम रखते हैं तो सेल ई नॉट ऑफ सेल कितना निकल के आता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, अब अगर इसमें कंडीशन लगा दिया जाए, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और इसका सांद्रण 1 मोलर हो जाए और इसका सांद्रता भी 1 मोलर हो जाए, तो इसमें हमको इस सेल का सेल विभवांतर कितना प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम फिर नष्ट समीकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मानक कंडीशन में इस कैथोड अर्ध सेल अर्थात कॉपर अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव हमको पता है, ऑक्सीकरण अर्थात जिंक अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव पता है। तो हम डायरेक्ट ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से निकाल सकते हैं। ये तो है किसी भी सांद्रण के लिए डेनियल सेल का मानक अपचयन विभव निकाल सकते हैं इस सूत्र से। अब मानक कंडीशन में हमको जब पूछा जाए या बोला जाए तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसको ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
और इसमें कैथोड क्या है, कॉपर अर्ध सेल। तो इसमें क्या है, इसको E0 ऑफ, कैथोड में क्या है, अपचयन हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड में बदल रहे हैं, माइनस E0 ऑफ जिंक। अब यहाँ पर भी हम अपचयन के टर्म लिखेंगे ऐसा, और इन दोनों का वैल्यू हमको दिया जा चुका है, बताया जा चुका है। कॉपर आयन का मानक अपचयन विभव होता है धनात्मक 0.34, ऋण जिंक आयन का मानक अपचयन विभव होता है ऋणात्मक 0.76। दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 10 और 7 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट, अर्थात इसको हम लोग लिखते हैं 1.1 वोल्ट। ये है E0 ऑफ डेनियल सेल। देखिए, जब बोर्ड में आपका पूछा जाता है कि डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए और सेल अभिक्रिया को पूर्ण लिखिए, तो आप इस तरह से चित्र बनाएंगे। उसमें लवण सेतु लिखेंगे, यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी लिखा हुआ होना चाहिए आपका, यहाँ पर साल्ट ब्रिज क्या है, कैसा है, आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। और इस तरह से लिखोगे, इस तरह से कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे और मानक कंडीशन में इस फार्मूला से निकाला जाएगा करके बताओगे। और यदि मानक कंडीशन नहीं है, किसी भी सांद्रण पर है, तो नष्ट समीकरण से हम इसका सेल विभव निकालेंगे। वहाँ तक, यहाँ तक कहने का मतलब पूरा निकालोगे। और उसके बाद इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो आपको बताना है। तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल लिखने की परिपाटी, इसको कैसा लिखा जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एनोड और एनोड प्रोडक्ट लिखते हैं, ये नेगेटिव साइड होता है। और इधर एनोड में क्या हो रहा है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया गया है और उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, वह जिंक 2+ आयन में बदल रहा है, एक्वस में विलयन में जा रहा है। जहाँ पर इसका सांद्रण जो भी रहेगा उसको लिखोगे, ठीक है। जिंक सल्फेट का सांद्रण मान लो यहाँ पर जो भी है इतना मोलर लिख दोगे। मानक कंडीशन में है तो 1 मोलर हो जाएगा, कोई और है तो उसका उतना मोलर लिख दोगे, 0.1 मोलर, 0.001 मोलर जो भी रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन लिखते हैं, साल्ट ब्रिज है। और इधर क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो विलयन में है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड में बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम कॉपर आयन का सांद्रण लिख देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ऐसा। और उसके बाद यहाँ पर सांद्रण लिखोगे, इसी तरह से फिर यहाँ पर आ जाएगा लवण सेतु। फिर इधर कॉपर आयन है जो विलयन में, और इसका फिर इस विलयन का सांद्रण यहाँ पर लिखेंगे। और फिर ये बदल रहा है कॉपर सॉलिड में, और ये हमारा धन सिरा है, ठीक है। ये हमारा एनोड साइड हो गया, ये हो गया साल्ट ब्रिज। यदि टेम्परेचर 25 डिग्री पर है तो इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना है। यदि टेम्परेचर कुछ अलग है तो यहाँ पर टेम्परेचर को भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा कैथोड साइड। इस तरीके से हमारा यह पूरा कंप्लीट आंसर होता है। तो डेनियल सेल का पूरा नामांकित चित्र बना करके पूरा एक कंप्लीट आंसर आपको इस तरह से देना होता है। तो कई बार उसमें मानक कंडीशन वाले को लिख करके बताने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ किसी भी सांद्रता के लिए जो नष्ट समीकरण है उसको हम लिखेंगे, या बोल देता है कि मानक कंडीशन के लिए लिखाओ तो आपको उसको निकालना है। 1.1 वोल्ट आता है।
तो ये हो गया पूरे सेल को लिखने का तरीका या लिखने की परिपाटी। इस तरीके से कंप्लीट होता है डेनियल सेल। मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं साल्ट ब्रिज क्या है, उसका रोल क्या है, इसका महत्व क्या है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।